आज हम लोग देखेंगे प्रिम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना। यानी आज हम लोग पूरा संविधान समझेंगे कि संविधान में लिखा क्या है, उसका अर्थ क्या है, संविधान को शक्ति कौन देता है, संविधान में कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं, उसका क्या मतलब होता है। यानी पूरी संविधान की नॉलेज हम लोग मात्र 5 मिनट में लेंगे। बस आप साथ बने रहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रिम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रिम्बल्स यानी होता है कि उसका मुख्य भाग जो पहले पेज पे लिखा होता है कि हम अंदर क्या लिखने वाले। पूरे संविधान के पहला पेज होता है, उसमें वो सारी चीज़ें लिखी है। तो वो क्या लिखी है पहले हम समझ लेते हैं कि प्रिम्बल्स होता क्या है और इसमें लिखा क्या है। तो प्रिम्बल्स होता क्या है कि एक कोट लिखा है जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए इसे बनाया गया। इतनी बड़ी है और इसी को समझेंगे। ये पूरा का पूरा संविधान की व्याख्या करता है। अभी हम लोग समझते हैं कि ये प्रिम्बल्स होता क्या है और इसका मतलब क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रिम्बल्स होता क्या है। तो इट कंटेन्स पीपल्स आइडियाज एंड एस्पिरेशंस, यानी ये लोगों की आकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसी शक्ति चाहते हैं, कैसा अधिकार चाहते हैं और कैसा स्वतंत्रता चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा है। फिलॉसफी एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं कि प्रिम्बल्स जो है वो पूरी संविधान की फिलॉसफी है, दर्शन है। जो पूरी संविधान में लिखा है उसका दर्शन है ये। क्या? प्रिम्बल्स यानी संविधान की प्रस्तावना। ये पूरी संविधान की समरी है यानी सिद्धांत है। ये पूरा संविधान का निचोड़ है, एक तरीके से समझे। प्रिम्बल्स को कहते हैं कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में भी काम करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट देता है तो उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में इसे लेता है। कैसे कि हर चीज़ का कानून तो लिखा नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी और जो भी अन्य संविधान के आर्टिकल्स है उसके अंतर्गत, तो वो एक इसे गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में लेता है। अर्थात कि तीसरी आँख की तरह लेता है। तीसरी आँख मतलब कह सकते हैं कि थर्ड आई, यानी कि जब कहीं कुछ लिखा नहीं है तो इसको इसको लेके अपनी डिसीजंस देता है। तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के तरह काम करता है ये। सुप्रीम कोर्ट इसको गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में लेता है। अगला है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज़ ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाई पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो प्रस्तावना है ये बना कैसे, आया कैसे, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था पंडित नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये वही है जो संविधान की प्रस्तावना बन गई और इसी प्रस्तावना को लेके पूरा संविधान लिखा गया। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कि ये पहले जो एक एक वर्ड है इन वर्ड्स की मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या होता है और इसका वास्तविक जीवन में क्या प्रभाव, इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। यानी ये कह रहा है कि ये जो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, अर्थात इट डिक्लेयर्स द सुपरमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहता है कि जो शक्ति दी गई है इस संविधान को वो भारत के लोगों के द्वारा दी गई है। हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं, इसको शक्ति दे रहे हैं। इसमें जो लिखा वो हमारे लिए लिखा है और इसको हमने बनाया। तो आप कहेंगे कि इसमें सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, सुप्रीम कौन है इसमें? तो सुप्रीम यहाँ के लोग है, यहाँ की जनता है जिसने संविधान बनाया, वो सुप्रीम है। यहाँ पे सुप्रीम मतलब सर्वस्व है, तो यहाँ की जनता ही सुप्रीम है, हमें ये ध्यान रखना है। आगे उसमें लिखा है कि हम भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। संप्रभुत्व संपन्न का अर्थात होता है सोवेनिटी, हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन कंट्री। सोवरेन मतलब होता है संप्रभु संपन्न, अर्थात संप्रभु संपन्न का अर्थ होता है, दो अर्थों में ले सकते हैं इसको, एक बाहरी एक आंतरिक, अर्थात एक आंतरिक और एक बाहरी। तो हम बाहरी का अर्थात मतलब ये है कि हम किसी भी देश, किसी भी संगठन या किसी भी बाहरी व्यक्ति के झुकाव में आके हम अपने डिसीजंस नहीं लेंगे। हम अपने देश के डिसीजंस खुद लेंगे। हम स्वतंत्र हैं। हम किसी भी देश से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी व्यक्ति से झुकाव नहीं लेंगे, उससे कुछ ऐसा प्रभाव नहीं महसूस करेंगे। हम स्वतंत्र महसूस करेंगे, हम अपने डिसीजंस स्वतंत्र लेंगे। इंटरनल सोवेनिटी अर्थात आंतरिक संप्रभुता
है ना, आंतरिक संप्रभुत्व संपन्न। इसका ये अर्थ है कि जो अंदर के डिसीजन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं लिया जाएगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के डर से नहीं लिया जाएगा, किसी व्यक्ति के विशेष के झुकाव में नहीं लिया जाएगा, अर्थात ये हर चीज़ से स्वतंत्र है, बाहरी रूप से एवं आंतरिक रूप से। तो आगे है समाजवादी। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, भारत को एक सोशलिस्ट कंट्री भी बनाना है ना। तो लिखा है कि सोलेमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, तो हमने आपको सोवरेन बता दिया। और सोशलिस्ट यानी समाजवादी, इसका अर्थ क्या है? समाजवादी का अर्थ, समाजवादी भी दो तीन प्रकार के होते हैं। तो एक होता है कैपिटलिस्ट, है ना, और एक होता है समाजवादी जिसमें हम लोग सुनते हैं कम्युनिस्ट, है ना। कम्युनिस्ट का नाम भी सुनते हैं कि कम्युनिस्ट क्या होता है, समाजवादी क्या होता है ना। तो समाजवादी हमारी जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे है कि हमारी जो समाजवाद है वो साम्यवादी दैट इज कम्युनिस्ट और लोकतांत्रिक समाजवाद दैट इज डेमोक्रेटिक, तो इन दोनों का मिश्रण है। हमारी समाजवाद इन दोनों का मिश्रण है। तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात ये है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलकर एक साथ काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आजकल हमारे जो है गवर्नमेंट जो PPP मॉडल पे काम कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। तो ये किसका? संविधान का भाग है। संविधान कहता है कि हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, हम जो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगला जो वर्ड है सेकुलर। सेकुलर यानी होता है धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। तो पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, तो इसका ये मतलब है कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, देश हर धर्मों का उत्थान चाहेगा, देश का अपना धर्म नहीं होगा, अर्थात देश किसी धार्मिक नाम से नहीं जाना जाएगा। तो ये भी संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं और इसको जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, है ना। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, भारत जो है क्या होगा? रिलीजन लेस होगा, भारत का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। यानी अब हम खुद को पूरी तरीके से रिलीजन से अलग नहीं किए। जैसे यूरोप जो है वहाँ के नेशन से यानी वहाँ के राष्ट्र से यानी के राज्य से वो बिल्कुल अलग है, राज्य अलग है और रिलीजन अलग है। बट हमारे यहाँ राष्ट्र का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो रिलीजन और जो स्टेट है उनके बीच जो रिलेशंस है वो वैसा नहीं है जैसा यूरोप में है, यूरोप के देशों में या USA में। हमारे यहाँ जो है बिल्कुल अलगाव तो नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। तो हमारी जो सेकुलरिज्म है वो ऐसी है कि हमारी स्टेट की तो कोई जाति नहीं होगी या कोई पक्ष नहीं होगा या अपना कोई विचार नहीं होगा, लेकिन हाँ हम सभी धर्मों के या सभी पंथों के विचार की कामना करेंगे या उसमें ऐसी कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे कि उनका ग्रोथ ना हो। समझ रहे ना। तो हमारे लिए सब धर्म बराबर है, हमारे देश के लिए सब धर्म बराबर है। अगला है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है। लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है? जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में, यानी हर 5 साल में भारत में चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा भारत के लोग जो है वो अपनी सरकार चुनते हैं, अर्थात भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है। लोकतांत्रिक का अर्थ इससे भी सोचें कि भारत की जनता के हाथ में वो पावर है कि भारत की जनता डिसाइड करती है उसके ऊपर शासन कौन करेगा, वो कैसे लोगों से शासित होना चाहती है। उसका शासक कोई अनपढ़ होगा, कोई राजा होगा या कोई बेवकूफ़ होगा या कोई विद्वान होगा, वो तय कौन करेगा? यहाँ की जनता, क्योंकि यहाँ की जनता ने संविधान बनाया है और अपने लिए बनाया है। तो ये जो है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में और जनता उसका उपयोग करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे वो रेफरेंडम, इनिशिएटिव्स या प्लेबिसाइड इस टाइप की चीज़ें यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे भारत देश में नहीं है। तो इसके बारे में हम अगली क्लासेज में पढ़ेंगे कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज क्या होते हैं ना। तो ये हो गया लोकतांत्रिक। अगला जो वर्ड होता है वो रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य। गणराज्य, इसका अर्थ ये है, गणराज्य का मतलब ये होता है कि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है अगर वो चुना जाता है, अगर वो व्यक्तियों के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वो देश गणतंत्र देश है, अर्थात भारत एक गणतंत्र देश है।
वैसा देश जहाँ पे राज्य अध्यक्ष, जो राष्ट्र अध्यक्ष है, वो चुना नहीं जाता बल्कि वो हिरार्की से आता है। वहाँ जैसे राजा रानी वाली जो होती है, जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन एक गणराज्य देश नहीं है, यानी ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक कंट्री। तो हम लोगों को ये भी समझना है, ठीक है। तो हमने अंग्रेजी में भी बता दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ना, कि भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। आगे हम लोग करते हैं आगे कि टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस। तो यहाँ के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिम्बल्स करता है कि हर व्यक्ति को न्याय, कैसा न्याय कह रहा है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की न्याय की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति यहाँ का जो है समान है, सबको समान अधिकार, हर व्यक्ति के साथ जाति रंग धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप, है ना। आर्थिक न्याय का मतलब है कि किसी की आय ज़्यादा है या कोई धनवान व्यक्ति है तो आप ऊंच नीच का फासला नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते आप। ये हमारा संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है। यहाँ राजनीतिक न्याय का अर्थ ये है कि यहाँ समान राजनीतिक अधिकार है, यानी आपके वोट की उतनी ही अधिकार है जितना रिलायंस के अंबानी ग्रुप को है, मतलब मुकेश अंबानी को है या जिसको भी है। यहाँ मोदी जी को उतना ही अधिकार है, एक वोट का उतना ही अधिकार है जितनी आपके। तो यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार समान दिया गया। आगे है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, यानी आपको स्वतंत्रता है ना, थॉट की एक्सप्रेशन की, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उसके भी कुछ सर्टेन लिमिट्स है। आप ऐसा करना एक्सप्रेस करें खुद को, किसी को गाली देने लग जाए, है ना। तो अपनी थॉट एक्सप्रेशन की आपकी लिबर्टी है, यानी आपको स्वतंत्रता है कि आप सोच सकते हैं। बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, आपको किसी में श्रद्धा रखने की, किसी में पूजा करने की क्या पूरा अधिकार देता है हमारा संविधान। तो अभी इसका अर्थ ये है कि जैसे कि बिलीफ, आपको बिलीफ है कि पेड़ में जो है, प्लांट्स में जो भगवान होते हैं, तो आप बिलीफ पे आप पेड़ों की पूजा करते हो। कोई कहता है कि हम गंगा की पूजा करेंगे, उसमें भगवान है। तो यहाँ बिलीफ जिसकी है उस सबकी बिलीफ की पूरी स्वतंत्रता है। कोई कहता है कि मैं गांधी की पूजा करूँगा, कोई कहता है कि मैं जिन्ना की पूजा करूँगा, है ना। तो अपनी बिलीफ है, जो जिस बिलीफ को मानता है। तो अब उसके बाद फेथ पे आता है कि आप किसकी फेथ रखते हैं। अगर आप किसी भी धर्म पे फेथ नहीं रखते हैं तब भी आपकी पूरी स्वतंत्रता है कि आप नहीं रख सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता कि आप उठ के पूजा करें, बैठ के पूजा करें, खड़े होकर पूजा करें, सो के पूजा करें, आप किस भगवान की करें, अल्लाह की करें, अकबर की करें, आपको किसकी पूजा करना है आप पूजा करें। आपकी पूरी स्वतंत्रता भारत की संविधान आपको देती है ना। आप कुरान की पूजा कर रहे हैं, आप बाइबल की पूजा कर रहे हैं, आप किसकी पूजा कर रहे हैं, वो पूरी स्वतंत्रता है आपको, है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, जिसकी भी पूजा करनी, ये भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के अंदर लिखा हुआ है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी समता का अधिकार, यानी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार नहीं है। यहाँ कोई राजा नहीं है ना, यहाँ पे कोई नवाब नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं, समता का अधिकार है। इक्वलिटी ऑफ लॉ, यानी आर्टिकल 14 भारत के संविधान की धारा 14 में भारत सबको समान अधिकार दिए गए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो यूएसए से लिया गया है, इक्वलिटी ऑफ लॉ जो यूके के संविधान से लिया गया है। तो भारत में समता का संविधान, समता का अधिकार हर व्यक्ति को है, यानी कोई नवाब नहीं है। मतलब यहाँ विशेष अधिकारों की क्या है, अनुपस्थिति है। आप ये कह सकते हैं हर व्यक्ति को यहाँ समान अवसर प्रदान किया जाता है, समान जो है राजनीतिक आर्थिक जो सामाजिक अवसर है प्रदान किया जाता है ना। जैसे कि धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भारत के संविधान की आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर पे, यानी जो पब्लिक अपॉर्चुनिटी है उसमें सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। यानी आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत है, यानी अनटचेबिलिटी कोई नहीं कर सकता। यहाँ समता का सिद्धांत दिया हुआ, यहाँ बता रहा है संविधान कि सबको समान अधिकार है। आप ऊंच नीच छुआछूत नहीं चलेगा। आप ये नहीं कहोगे ऊंची जाति का हो तो ये नौकरी दूंगा, आप ये नहीं कहोगे कि ऊंचा है नीचा है, पर सब समान है। संविधान का संविधान कहता है उपाधियों का अंत है, यहाँ नवाब की उपाधि नहीं है,
यहाँ राजा की उपाधि नहीं है, यहाँ सब बराबर, यहाँ समता का अधिकार है। तो ये चीज़ें हमारा संविधान कहता है और हर व्यक्ति को अधिकार देता है, ये हमें पूरे अच्छे से समझना है। आगे हम चलते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में आगे लिखा है इक्वलिटी फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यानी यहाँ बंधुत्व की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि भाषाई, धार्मिक या क्षेत्रीय आधार पे अब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, बल्कि सौहार्द के साथ, मिलजुल के, भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना है ना। तो यहाँ साथ में कह रहा है कि व्यक्ति का सम्मान भी जरूरी है, क्योंकि लोगों ने ये संविधान बनाए अपने लिए, तो बिना गरिमापूर्ण जिंदगी के जी नहीं सकते। तो उनको हर व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति को भारत के संविधान ने समान अधिकार दिया है और हर व्यक्ति की डिग्निटी जो है उसको भी सम्मान करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को डिग्निटी का ख्याल रखना है। जब आप बोलते हैं तो आप सामने वाले की डिग्निटी का ध्यान रखना है, क्योंकि भारत के संविधान ने सबको समता का अधिकार दिया, सबको विश्व बंधुत्व की बातें कह रहा है बंधुत्व के साथ रहना है। किसी को नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन के साथ वो नहीं करना है कि तुम ऊपर हो, तुम नीचे हो, तुम काले हो, तुम पीले हो, तुम छोटे हो, तुम चाइनीज़ दिख रहे हो, नहीं करना है ऐसे। हमें सबको धार्मिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से, या कोई लैंग्वेज बोल रहा है भाषाई रूप से, हमें क्या बंधुत्व को बना के रखना है ना, सौहार्द को बना के रखना है, भाईचारे को बना के रखना है ना। अब तो इससे क्या होगा, हर व्यक्ति का सम्मान होगा। अगर देश की एकता, अखंडता, वो तो हमारा सुप्रीम चीज़ है। हर व्यक्ति का जब देश है तभी तो ये संविधान है, और तभी तो ये प्रस्तावना है, और तभी तो हमारा अधिकार है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देश की एकता, अखंडता बना के रखना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे है, इसमें लिखा है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1914 हमने इसको अडॉप्ट करते हैं ना। हमारा संविधान कब अडॉप्ट हुआ है, तो हम सबको पता है कि उसमें लिखा है कि हम ये संविधान जो है दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा के द्वारा आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। यानी हम इस तारीख को जो है संविधान का क्या आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब अपनाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है कि हमारा संविधान देखो लोगों को कितना राइट्स देता है। तो देखिए प्रिम्बल्स के बारे में कुछ कहा गया है। प्रिम्बल्स इज़ द की नोट, यानी मुख्य आधार, की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं। अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि जो प्रिम्बल्स है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, जो पूरी संविधान की व्याख्या कर रहा था कि पूरे संविधान में क्या लिखा है, उसी को आधार मान के उन्होंने कहा प्रिम्बल्स इज़ द की नोट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मुख्य आधार है। जो भारत की प्रस्तावना है वो संविधान का, भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। आगे प्रिम्बल्स इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और हम सभी को इसको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमारा संविधान क्या है और हमारा संविधान क्या चाहता है, और हम संविधान से क्या चाहते हैं, क्योंकि हमने संविधान अपने लिए बनाया है और इसी तरीके से इसका पालन करना है निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी। आपको अगर समझ आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।